नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट मैंने ख़ास उनके पाठ्यक्रम पर आधारित बनाया है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना और जो आपका सिलेबस है उसको ही मैंने नोट डाउन करके और उसके जो एक एक टॉपिक हैं उनको लेकर के ही ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखना। और इससे जो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने डिटेल से आपको पढ़ाए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पहले आप वो टॉपिक भी ज़रूर देख लीजिए, उन पर ही आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखो, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती? अगर आपने मेरा अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि हिंदी भाषा और उसकी बोलियों पर आधारित था, और उसके अंदर उत्तराखंड की जो बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी जितनी भी आती हैं, जो आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी वो वहाँ से प्रश्न उठ चुके हैं, तो इस बार भी आपसे एक प्रश्न वहाँ से ज़रूर बनेगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना और उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो देखिए, इसको आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती? खड़ी बोली भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी नहीं आती है, कन्नौजी भी आती है, सॉरी, अवधी भाषा इसमें नहीं आती है। अवधी भाषा किसके अंदर आती है? पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। तो इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ते जाइए, उनके साथ भी शेयर करते जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आपको डिटेल से पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है जो है गलत ना हो। और कई बार आप हड़बड़ी में जो है गलत कर लेते हो, पढ़ने में ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, देखो, आप पूछ रहे हैं कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। देखो, धौलपुर भी है, मथुरा भी है, आगरा भी है, सरगुजा इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, तीसरा प्रश्न हमारा, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? अब आपको फिर से पश्चिमी, मैंने कहा था ना, पश्चिमी हिंदी के अंदर की जो बोलियां हैं, 5 बोलियां उसमें आती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट वो बोलियां हैं आपकी। ठीक, तो जो हिंदी है उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं? बोलियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए, मगही, कन्नौजी, मैथिली और अवधी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? देखो, कौन सी आती है? कन्नौजी आती है, यहाँ पे एक ही है। अवधी भी नहीं आती है। मैथिली, मगही ये बिहारी के अंदर आती हैं, और अवधी हमने बताया पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की जो बोली है, मगही भी है, और बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली ये नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो कौन सी हो जाएगी? देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो आपसे पूछा जाता है भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है, एक तो आपसे ये पूछा जाता है, और एक तो आपको क्या पूछा जा रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शब्द। क्योंकि कोई भी शब्द जब आप लिखते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, कोई भी सार्थक शब्द, तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि सार्थक लघुत्तम इकाई जिसका अर्थ निकले। अगर हम यहाँ से अर्थ सार्थक को हटा दें, मान लो, तो भाषा की लघुत्तम इकाई, तब इसका आंसर ध्वनि हो जाएगा। क्योंकि ध्वनि में अ भी आता है, क आता है, अ से लेके ज्यों, तो ये लघुत्तम इकाई हो गई। ठीक है, जो ध्वनि होती है, जो वर्ड होते हैं जिनको हम उच्चारण करते हैं, जो वर्ण होते हैं, लिखते हैं जिन्हें, तो लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहे हैं तो वो शब्द हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि से मिलकर ही हमारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर सार्थक क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला छठा प्रश्न है हमारा, प्रथम आना तो दूर, उससे तो परीक्षा पास भी नहीं हो सकती।
इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ज़रा पहले तो इस वाक्य को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर आप अपना आंसर लगाइए कि इसमें कौन सा हो सकता है। प्रथम आना तो दूर, उससे तो परीक्षा भी पास नहीं हो सकी। तो मैंने एक वीडियो भाववाचक, कर्मवाचक, कर्तृवाचक बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पे नकारात्मक, इसकी पहचान मैंने बताई थी कि भाववाचक की पहचान क्या है। इसके जो अधिकतम वाक्य होते हैं वहाँ पे आपको नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, हमारा भाववाचक का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 7 में अगर हम बात करें तो मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? सीधी सी पहचान करनी है, नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे क्या है, आपको नकारात्मक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस दिख रही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य है। हालांकि मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर आपको बहुत जल्दी, क्योंकि समय कम होता है और अगर आपको अपने आंसर की पहचान करनी है, जब आप डिटेल से आपको नहीं समझ में आता है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक, 8वां प्रश्न है हमारा, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल, इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि अब यहाँ से हम कर्म की क्या देख रहे हैं, प्रधानता देख रहे हैं। भाषा बोली, जो भाषा है वो यहाँ पे क्या है, कर्म है। हर क्षेत्र में क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। और हर क्षेत्र में जो भाषा है वो क्या है, हमारा यहाँ पे कर्म है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक, अगला नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाक्य शुद्धिकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम मोहन को देखे हो, तो यहाँ पे देखो ये वाक्य, हालांकि बहुत सारे जो बिहार, यूपी, इस तरह के जो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो आ जाएगा तुमने मोहन को देखा है, इस तरह से या तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम मोहन को देखे हो, ये जो देखे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, मतलब गलत वाक्य, गलत सेंटेंस है ये। ठीक है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। अब आगे भी देख लेते हैं कि सही वाक्य हमसे पूछ रहा है, 10 रुपया में क्या आता है? तो देखो 10 क्योंकि क्या है, बहुवचन है, 10 रुपया नहीं होगा, 10 रुपये में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारी जो सेंटेंस है ये भी गलत हो जाएगी। उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है, तो देखो सौजन्य, केवल सौजन्य होगा, ता प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको, पहले पढ़ा भी चुकी हूँ मैं प्रत्यय, जब मैंने आपको पढ़ाए थे कि य प्रत्यय के साथ त प्रत्यय या ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो जो सौजन्य है अपने आप में इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे ता प्रत्यय लगना मुमकिन नहीं है, यानी कि ता प्रत्यय का प्रयोग गलत हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस सही हो सकती है वो ये है, उसकी सौजन्य से या उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें एक ही वाक्य सही है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। तो देखो शुद्ध वाक्य, फिर से आपको एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, यानी कि 3 क्या हैं आपके अशुद्ध वाक्य हैं, एक ही वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध है। तो पहचान कर लेते हैं, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। तो देखो तमाम और देश भर, जो तमाम है और जो भर शब्द है वो एक ही तरह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब अधिक कह सकते हैं हम कि अनावश्यक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम सीधे यहाँ से शुरू कर सकते थे, देश भर में ये बात फैल गई। ठीक है, या तमाम देश में ये बात फैल गई, इस तरह से हो सकता था। तो भर और तमाम दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये वाक्य हमारा कट जाएगा। ठीक, मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, ऐसे वाक्य शुद्ध। तो सहित और स जो शब्द है, जो स का मतलब है, जो उपसर्ग लगा हुआ है स, तो स का मतलब भी सहित होता है। ठीक, जैसे मैंने पिछले में बताया था आपको कि आपका धन्यवाद पत्र सहित मिला, तो स और सहित एक ही शब्द है ना। तो जो स उपसर्ग का हम किसी भी शब्द के आगे प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब ही सहित होता है। तो यहाँ पर जो सही होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मैं सप्रमाण कहता हूँ, या मैं
प्रमाण सहित कहता हूँ। तो सप्रमाण और सहित एक साथ नहीं आएगा, इसलिए ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। अब थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं इसमें अगला जो वाक्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पैतृक लिखा है वो वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। इसमें दो जो पौ है हमारा, इसमें दो मात्राएं होंगी, पैतृक हो जाएगा पैतृक। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाना था। यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसमें हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शुद्ध वाक्य है इसमें एक ही है, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। ठीक, बाकी सारे मैंने बता दिए कि किसमें कौन सी अशुद्धि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। फिर से आपसे सही शब्द सही वाक्य पूछा जा रहा है। तो मेरा प्राण संकट में है, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राण है वो क्या है, बहुवचन शब्द है। कुछ शब्द भले होता प्राण एक ही रूप में है, एक ही होता है प्राण हर किसी में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जिनको हम जो एक होते तो हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो मेरा नहीं होगा यहाँ पे, मेरे प्राण संकट में है। इसमें यहाँ पे ये अशुद्धि है, तो इसलिए ये तो हमारा कट जाएगा। वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देख लेते हैं। वह स्त्री अपराधी है, तो देखो स्त्री जब लिखा हुआ है तो अपराधी नहीं होगा, अपराधिनी हो जाएगा, अपराधिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की, तो ये भी हमारा कट जाएगा। वह स्त्री अपराधिनी है, ऐसा होना चाहिए था। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न हो पाने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, शोकाकुल हूँ। तो आप किसी के विवाह में जा रहे हो, तो विवाह क्या है, एक पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज़ है या एक सकारात्मक कार्य कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी के शोक में या किसी की मृत्यु होने पे नहीं जा पाते, तब हम कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, मैं नहीं आ पाया, इसलिए मुझे बहुत मैं शोकाकुल हूँ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन विवाह समारोह हो रहा है और उसके लिए न पहुँचने पर शोकाकुल नहीं होता है यहाँ पे, ये इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, ना पहुँचने पर मुझे खेद है, इस तरह से हो सकता है ना। लेकिन शोकाकुल क्या है, अपने आप में शोक मनाना, मतलब किसी दुर्घटना या किसी बुरी स्थिति में शोक मनाना, आप समझ सकते होंगे है ना। वाक्य का अर्थ आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि शोकाकुल क्या है, एक नकारात्मक शब्द है, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, एक ही वाक्य यहाँ पे सही है। अगला 12वां प्रश्न है हमारा, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल कर्म की प्रधानता है, कलम दी। ठीक है, रमा ने लता को क्या दी, अपनी कलम दी, तो कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक, कलम क्या है, कर्म है ना। तो लता को, कर्ता ने कर्म को, तो को कारक चिन्ह आप देख पा रहे हैं, तो सीधे से यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, अगला 13वां प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। कारक का भेद बताएं। तो कौन सा है, जब भी मैंने बताया था कि हे प्रभु, किसी को हम बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, विस्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा संबोधन कारक आ जाएगा, क्योंकि चिन्हों से ही आपको संबोधन के चिन्ह लगे हुए हैं, तो संबोधन कारक चिन्ह लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से किस कारक का चिन्ह है। तो देखो से हमने दो जगह पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण कारक का चिन्ह है से, और एक किसका है, अपादान। अपादान में भी से कारक चिन्ह लगता है। तो ये क्या होता है, ये किसी कार्य को करने का साधन को बताता है। मैंने कलम से लिखा, तो यहाँ पे कलम से जो है इसमें कौन सा आ जाएगा, करण कारक आ जाएगा। लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे पत्ते क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर आपको अलग होने का भाव नज़र आए, सीधी सी बात है, वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। हाथ से कलम गिरी, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। मैंने कलम से लिखा, तो ये करण कारक हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी।
तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है 15वां प्रश्न। सुनीता पुस्तक पढ़ने जा रही है। इस वाक्य में सुनीता का पद परिचय बताइए। तो बताइए, मैंने पद परिचय आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। अगर आपने पद परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे पद परिचय बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक, तो देखिए, सुनीता पुस्तक पढ़ने जा रही है। इस वाक्य में क्रिया का पद परिचय बताइए। हालांकि आपके पास मैंने कहा था अंडरलाइन, लेकिन यहाँ पर आपको अब थोड़ा और घुमा के दे रहा है। क्रिया की आपको क्रिया का पद परिचय पूछा जा रहा है। तो क्रिया आपको पता है ना, पढ़ने जा रही है, तो ये क्या है, हमारे क्रिया है, जा रही है। ठीक है, तो इसका पद परिचय आपको बताना है। ना तो सुनीता का बताना है, ना पुस्तक का बताना है। तो देखिए, क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पुस्तक जो है इसके साथ, क्रिया के साथ क्या है, कर्म जुड़ा हुआ है। क्या पढ़ने जा रही है, पुस्तक पढ़ने जा रही है, तो पुस्तक कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और भी चीज़ें देख लेते हैं। एक वचन, तो ठीक है, सुनीता पुस्तक पढ़ने जा रही है, अकेले जा रही है, इसका एक वचन हो जाएगा। अब क्योंकि सुनीता स्त्रीलिंग है, रही है से हमें क्रिया से पता चल रहा है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि और जो लास्ट है, पढ़ने जा रही है, वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, यानी कि पूरा काम नहीं किया है उसने। अगर ऐसा होता कि सुनीता पुस्तक पढ़ चुकी है तो तब तो आ जाएगा पूर्ण वर्तमान, लेकिन अपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हुई है, करने जा रही है, अब काम शुरू करने जा रही है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक तो करते रहिए। 16वां प्रश्न है, इस जंगल में बड़े विषैले सर्प रहते हैं। तो देखिए, आपको बताना है इसका पद परिचय, किसका, विषैले जो शब्द है इसका आपको पद परिचय बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्प क्या है, यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की विशेषता है विषैले, यानी कि सर्पों की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, विषैले हैं। तो सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद सर्प रहते हैं, यानी कि बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें यह क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। अब जो सर्प हैं उन्हें हम पुल्लिंग के अंदर रखते हैं, तो इसलिए पुल्लिंग इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताएं। तो देखो, मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे, और सर्वनाम कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं सर्वनाम में। माफ़ कीजिएगा, जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, ये आ जाएगा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, तुमने। ठीक है, और अन्य पुरुष में आ जाएगा वे, उनके, उन्होंने। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष क्या आ जाएगा, आपके, यानी कि आपके, तू, तुम, तुम्हारा, आपके, ये सब जो है ना, जहाँ पे दूसरे व्यक्ति की बात होती है तो वो सीधे किस में आ जाता है, मध्यम पुरुष के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18वां अगला प्रश्न है हमारा, आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इस वाक्य में अन्य पुरुष बताएं। तो अब बताइए, आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया, इसमें कौन सा होगा, अन्य पुरुष आपसे पूछ रहा है, तो अन्य पुरुष इसमें हो जाएगा उसे। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं, मैंने, हम, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष, जहाँ पे मैं की प्रधानता है, स्वयं की प्रधानता है, और जहाँ पे आपकी यानी दूसरे व्यक्ति की है वहाँ पे तो, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपका। ठीक, और जहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो उसने, उसके, ये सब किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है। तो बताइए, विशेष्य का मतलब क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, तो नीला, बड़ा, घर, छोटा क्या है, आप बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इनमें से विशेष्य बताना है आपको, यानी जिसकी विशेषता। तो घर की विशेषता क्या है? वो बड़ा है। आदमी की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। और वस्त्र की विशेषता क्या है? वो नीला है। तो घर, आदमी और नीला, ये तीनों ही हमारे विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता कि इनमें विशेषण बताइए, तो विशेषण क्या होता? बड़ा, छोटा और नीला, ये विशेषण है जिसके द्वारा बताई जाती है विशेषता। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। नंबर लास्ट आज का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। देखिए, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है पूछ रहा है, वह कौन सा है? तो उसका एक गोपनीय रहस्य है। तो विशेषण मतलब जिस शब्द से संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। विशेष्य संबंधी, विशेषण संबंधी आपसे पूछ रहा है, तो उसका एक गोपनीय, तो गोपनीय और रहस्य एक ही बात है। तो यहाँ पर ये तो हमारा इसमें तो है। ठीक है, ये तो कट जाएगा, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि हुई है, या तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था उसका एक रहस्य है। ठीक, तो ये कट जाएगा। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? तो देखो, सज्जन, सत्य का मतलब होता है सच्चा या अच्छा। ठीक है, जन मतलब व्यक्ति। तो अच्छा और सज्जन दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये भी हमारा कट जाएगा। इसमें भी अच्छा शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप जैसा सज्जन कौन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, या आप जैसा अच्छा कौन होगा, तो ये तो ठीक है, ये भी कट जाएगा। इसमें भी गलत प्रयोग हुआ है। कहीं से खूब ठंडा पानी लाओ, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि पानी की विशेषता क्या है कि वो खूब ठंडा आपसे कह रहा है। ठीक है, वहाँ ज्वर की उच्चतर चिकित्सा होती है, तो उच्चतर शब्द का प्रयोग यहाँ पे गलत किया गया है, इसलिए ये भी कट जाएगा। खूब ठंडा पानी लाओ, यही इसमें सही वाक्य है, यानी कि इसमें ही विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं की गई है, बाकी सब में अशुद्धि है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के जो 20 प्रश्न हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगे होंगे। और इसी तरह के प्रश्नों की सीरीज़ प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस सेशन से कोई भी डाउट आपका रहा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट या अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए, नमस्कार।